एक कानून आता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और खबर जैसे ही लगती है तो मानो एक समाज तख्ते में चला गया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी एक्ट की, जो कि बीते 13 जनवरी को लागू हो गया। लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, सवर्ण समाज रोड पर उतर रहा है और कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोधी सरकार है। चाहे यूजीसी एक्ट देख लीजिए, चाहे माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ व्यवहार किया गया, उनके शिष्यों के साथ व्यवहार किया गया, उन्हें चोटी खींचकर जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है कि अब क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोधी सरकार है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भाजपा में जो सवर्ण नेता हैं वो अपनी पद के लिए, ताकि पद ना छोड़ना पड़े, इसलिए इसके विरोध में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय चौधरी जी। बड़े ढूंढने से मिले हैं क्योंकि इस मुद्दे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार है नहीं, सभी बचते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर सरकार में बैठे सवर्ण नेता। विजय चौधरी जी, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोधी सरकार है? जिस तरीके से यूजीसी एक्ट आया है, जो नए नए युवा संगठन है सवर्णों के, वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए सवर्ण नेता कुछ नहीं कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूजीसी एक्ट है क्या। यूजीसी एक्ट के अंदर किसी सवर्ण की या किसी उसकी मतलब मध्यम वर्ग की या दलित वर्ग की कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि एक समानता का अधिकार, लिंग भेद, जिस तरीके से दिव्यांगजन होते हैं, ऐसी कैटेगरी के छात्र छात्राएं होते हैं, तो किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सिर्फ इसको इसमें परिभाषित किया गया है। और जो कि नहीं होता है, लेकिन कहीं भी कुछ लोग जातिगत मानसिकता से जो ग्रसित छात्र होते हैं या स्टूडेंट होते हैं इस तरीके के, तो उस तरीके के लोग यदि इस तरीके का कोई कार्य या कृत्य करते हैं तो उसमें कम से कम उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है, आगे बस ये है कि इसको एक एक्ट का रूप दे दिया गया है। इसका कहीं भी किसी भी रूप में दलित से या ऊंची जाति से या नीची जाति से या बीच की जाति से कोई लेना देना नहीं है। विश्वास मानिए कि मैं समझता हूं कि इस पूरे एक्ट के अंदर यदि आप इसको कोई भी व्यक्ति सही तरीके से पढ़ेगा तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, जबकि भेदभाव को समाप्त करते हुए समानता का अधिकार देने की बात इसमें की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय विपक्ष का एक ही रोना है कि उन्हें भारतीय सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो भाजपा की प्रदेश सरकारों का मामला हो, उनमें कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो उन्हें उसमें भेदभाव करना है, समाज को बांटना है, कभी जाति के आधार पर, कभी ऊंच नीच के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर। ये भेदभाव की बांटने की राजनीति चल रही है एक विशेष वर्ग के द्वारा। बीच में मैंने बहुत सारे, शायद आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि एक विशेष वर्ग के, विशेष विचारधारा के कुछ लोग वो ये कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, ऊंची जातियों के नाम से अपने अकाउंट बनाएं, ब्राह्मण के नाम से बनाएं, ठाकुर के नाम से बनाएं, वैश्य के नाम से बनाएं, ऊंची जातियों के नाम से अपने अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद आप छोटी जातियों को कोसें या आप सरकार को कोसें, जिससे कि और लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा हो सके। लेकिन ये तय कौन करेगा? अब इसका क्या इसके बुनियाद है कि कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा? आज भी हम देखते हैं कि SC/ST एक्ट के वजह से कई परिवार ऐसे हैं जो आज घुटन में जी रहे हैं। हरियाणा में तो एक परिवार के एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली क्योंकि उससे लगातार धमकाया जा रहा था कि या तो पैसे दो नहीं तुम्हारे ऊपर एक्ट लगा दूंगा। ये तय कौन करेगा? ये देखिए कि अगर सीधे ही आपके कह देंगे कि हाँ मुझे जाति सूचक सबसे सूचित किया गया, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, बिना जांच के ही आपको दोषी तय कर दिया जाए, ये कहां तक उचित है? देखिए, जब पहले SC एक्ट बना था तब यही व्यवस्था थी कि सामने वाले ने कह दिया कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है और इसके तुरंत बाद FIR हो जाती थी, और FIR होने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन जब देखा गया कि इसका एक्ट का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दुरुपयोग होने के बाद दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। आज की तारीख में CO के द्वारा जांच की जाती है और CO के द्वारा जांच करने के बाद फिर इस मामले में आगे बढ़ा जाता है। अब सीधे गिरफ्तारी नहीं की जाती है। तो उसी प्रकार कोई भी कानून आता है, कानूनों के दुरुपयोग तो हमेशा होते आए हैं। पॉस्को एक्ट का आप देख रहे हैं कितना दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनते हुए सरकार ने बहुत सारे कानून पास किए, लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने उनके भी नाजायज फायदा उठाए। तो कानून का फायदा उठाने वाले लोग बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब बहुधा ऐसी स्थितियां देखने में मिलती हैं तो सरकार द्वारा उस पर चिंतन भी किया जाता है, मनन भी किया जाता है, और मैं समझता हूं कि उनमें सुधार भी किए जाते हैं। तो अभी एक्ट आया है, अभी इसके कितने दुरुपयोग होंगे वो देखने में आएंगे तो निश्चित तौर पर सुधार भी होंगे।
ये जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में है जहां पर ये सब कुछ किया गया हो? कोई ऐसी अभी बड़ी एक रोहित वेमुला का उदाहरण दिया जाता है कि रोहित वेमुला के साथ यही सब विश्वविद्यालय में किया गया, तभी उसने आत्महत्या की। लेकिन जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है तो वो कहती है कि नहीं, रोहित वेमुला ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया अपनी अंतिम चिट्ठी में भी, और उसकी मौत आत्महत्या ही थी। वो भी तो विपक्ष का प्रोपेगेंडा था। रोहित वेमुला दलित भी नहीं था, ये भी बाद में निकल के आया कि रोहित वेमुला दलित भी नहीं था। लेकिन अखबारों की हेडिंग, एक विशेष मानसिकता वाले जो पत्रकार हैं, मीडिया बंधु हैं, मेरे साथी मानता हूं मैं उन्हें, लेकिन उनके आप जो लेफ्ट वाले माने जाते हैं, जो मैं समझता हूं लिबरल कहलाते हैं अपने आप को, वो इस तरीके के मतलब प्रोपेगेंडा गढ़ते रहते हैं। और जब गढ़ते हैं तो देश में एक नई क्रांति, एक नई चेतना का संचार होता है। लेकिन जांच में पता चलता है कि बाद में पता चला कि वो टाइम फिश हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, किसी एक मामले का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। और 150 करोड़ की आबादी का देश है, छोटी मोटी गलतियां तो सामान्य तौर पे भी हो जाया करती हैं, किसी से भी हो जाती हैं। हाँ, दुरुपयोग किसी भी कानून का न हो, उसको सरकार देखेगी। और मैं समझता हूं कि आगे इसमें और संशोधन होने की गुंजाइश होगी। लेकिन अभी किसी बात को इतनी तत्परता से कह देना या किसी भी चीज का एकदम से विरोध कर देना, मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से श्रेयस्कर है। देखिए, सामान्य जो SC/ST एक्ट है उसकी बात अलग है और इसके मायने अलग हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने छात्र ही जाते हैं। अगर किसी छात्र के ऊपर गलत आरोप लगे तो उसकी तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा इस एक्ट से। तो छात्रों पे तो पहले भी आरोप लगते रहे। SC/ST एक्ट जो था उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जब किसी परिवार के ऊपर मुकदमा लिखाया जाता था तो उन बच्चों को खास करके मतलब टारगेट किया जाता था, उनके नाम लिखाए जाते थे जो कि रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं या जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहां भी यही भावना होती थी कि इसका भविष्य खराब करना है। तो ऐसा नहीं है, ये सब जगह हर दौर में ये होता आया है। जब भी कोई कानून आता है तो उसका विरोध होता है, लेकिन वो कानून बहुतों को बहुत फायदा देके जाता है। इसमें आप सोचें कि जो ऐसे बहुत से दलित, गरीब, वंचित, दिव्यांग, इसमें दिव्यांग भी शामिल है। ये सिर्फ SC/ST एक्ट से लेना देना नहीं है, इसमें दिव्यांग है, गरीब है, बहुत लोग हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका के क्लास में या क्लास के बच्चों के द्वारा या स्कूल के या कॉलेज के उद्दंड छात्रों के द्वारा तरह तरह से शोषण किया जाता है। क्या केवल एक ही समाज में उद्दंड लोग हैं? नहीं, किसी समाज में नहीं है, सभी समाजों में होते हैं, सभी समाजों में होते हैं। एक ही समाज के लिए नहीं, वंचित किसको कहते हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है ना, एक ऐसा समाज जो आज भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। आरक्षण मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं जूझ तो रहा है। लेकिन आरक्षण मिलने के बाद भी वंचित है 75 साल से। क्रीमी लेयर की मांग सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील अधिवक्ता है अश्विनी उपाध्याय उन्होंने की है कि जिस तरीके से OBC में क्रीमी लेयर है उसी तरीके से SC/ST में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सांसद बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया तो उसे क्या आवश्यकता है आरक्षण की? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक टिप्पणी की थी। उसने कहा था आरक्षण में आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो आदमी एक बार आरक्षण ले चुका है, क्रीमी लेयर से बाहर जा चुका है, आज उसकी आमदनी 15-20 लाख रुपया महीना है, आज वो करोड़पति हो चुका है, फिर भी उसके बच्चे आरक्षण ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिनको आज तक लाभ नहीं मिला उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। आपने देखा कि उसमें भी जो लोग उच्च पदों में बैठे, करोड़पति बने बैठे, वो अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उन्होंने इसमें भी आंदोलन किए, उन्होंने इसमें भी खामियां निकाली। तो सच्चाई ये है कि इतना बड़ा देश है, अब यहाँ इतनी जातियां हो चुकी हैं कि हर आदमी अपने हिस्से की मलाई चाटने के लिए तत्पर है। सुधार कोई नहीं चाहता। और सुधार, देखो, एक परिवर्तन संसार का नियम है, सुधार भी होते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जहां भी कमियां पाई जाएंगी वहां सुधार होते रहेंगे। सुधार सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 2018 में भी किया था SC/ST एक्ट में, संशोधन करते हुए कहा था कि जब तक जांच ना हो तब तक आप सामने वाले को दोषी नहीं ठहरा, तब तक उसने जाति सूचक शब्द कहे या नहीं। मोदी सरकार तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाती है और उस कानून को रद्द करते हुए नया अध्यादेश पारित करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसे पूरी तरह से निष्कासित कर दिया जाता है। और जो SC/ST एक्ट था उसको और ज्यादा ताकतवर बना दिया जाता है कि अगर किसी ने जाति सूचक शब्द कहे हैं और आरोप लगता है तो 6 महीने की अग्रिम जो जमानत होती है वो भी नहीं मिलेगी। देखिए, इस पर राजनीतिक लोगों का क्या मत है मैं नहीं मानता कि मतलब उनका सही है या गलत है। सब लोगों का अपना अपना मत होता है। मेरा मानना यह है कि सरकार यदि कुछ कर रही है तो सरकार के पास पूरे देश के आंकड़े होते हैं। अभी हमारे पास आप देखेंगे आदिवासी समुदाय बहुत है, हमारे पास आपके उड़ीसा में देखें, झारखंड में देखें, इतना आदिवासी समुदाय है जिसको कि उसका हक आज तक पूरा मिल ही नहीं पाया। यद्यपि इन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, लेकिन उस हिसाब से ऐसा थोड़ी है कि एक राष्ट्रपति बन गए तो बाकी के पूरे आदिवासी समुदाय को हक मिल गया। उसी प्रकार से सरकार के पास अपने आंकड़े होते हैं। हम नीचे बैठ के देखते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के हिसाब से देख लें और हम त्वरित टिप्पणी कर दें, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर है।
सरकार अपने आंकड़ों के आधार पर यदि कोई कार्य कर रही है तो सरकार को कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकारों से, जो क्रीमी लेयर SC/ST आरक्षण में दाखिल हुई है, PIL अश्विनी उपाध्याय ने की है, राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि क्या ये संभव हम कर सकते हैं कि अगर कोई दरोगा बन जाए, कोई इंस्पेक्टर बन जाए, या फिर कोई सरकारी पद पर हो, कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, तो क्या उसको हम आरक्षण दें या फिर उसको दें जो आज भी रोड पर सफाई कर्मचारी की तरह लगातार कूड़े को साफ कर रहा है, उसको ज्यादा आवश्यकता है सांसद से ज्यादा। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि क्रीमी लेयर अगर OBC की तरह SC/ST में भी लागू हो जाए तो इससे बहुत हद तक सुधार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्गीय समाज में हो, चाहे वो उच्च वर्गीय समाज में हो, वो गरीबी रेखा के आसपास ही जीवन यापन करता है, उसको भी आरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा मानना ये है कि अब जो बची हुई आरक्षण की व्यवस्था है उसमें पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था में ये होना चाहिए कि जिन लोगों को आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला आरक्षण के रूप में, उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, और जिन लोगों को मिल चुका है उन लोगों को कम से कम इससे बाहर किया जाए। माघ मेले में जो मुद्दा गरमाया, शाही रथ लेकर अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज जा रहे थे संगम की नोच की ओर, पुलिस रोक लेती है, उनके शिष्यों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया था। वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें पुलिस उनके बटुक को चोटी पकड़कर खींचती है। इसका लगातार विरोध हो रहा है, दो पक्ष इसमें बन गए हैं। कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद वाले जो पक्ष है वो विपक्ष का है, वही जो सरकार के पक्ष में बोल रहा है। क्या संतों में भी राजनीति बट गई है? नहीं, मैं तो संतों में राजनीति नहीं कहूंगा। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो हैं वो तो अभी खुद विवादित है, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि वो अभी शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये अभी लंबित है। तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। लेकिन इस बारे में एक बात जरूर कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद योगी मोदी सरकार के खिलाफ कोई सुपारी ले रखी है विपक्ष में। उनके चाहे राम मंदिर के उद्घाटन का मामला हो, चाहे बीच में और बहुत सारे मामले हों, वो हर मामले में इस तरीके से टिप्पणी करते हैं जिस तरह की टिप्पणी के जो संत को करना है मुझे नहीं लगता उचित होता है। और वैसे भी वो छात्र जीवन से NSUI के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, छात्र जीवन में भी, तो उनकी एक विचारधारा है, कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति हैं और विवाद से उनका पुराना नाता है। तो विवादित बयान देना, विवादित कार्य करना उनकी शैली में है, मुझे ऐसा लगता है। और वीडियो जैसे आपने बताया, मैंने भी कुछ वीडियो देखे हैं, उसमें ये लग रहा है कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है। और जिन बटुकों की बात कर रहे हैं यदि वो बटुक किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेंगे, पुलिस वालों पे हाथ पैर चलाएंगे, पुलिस वालों पे थप्पड़ मारेंगे, तो बटने चलेंगे। प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। और यदि माघ मेला को बिगाड़ने का ये किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र था तो मैं उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इसमें दोनों तरह से बातें हो सकती हैं। या तो इन्होंने प्रशासन को उकसाने का प्रयास किया है तब ऐसी कार्रवाई हुई है, या उस प्रशासन के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी रहे हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो मैं चाहूंगा इसमें एक उच्च स्तरीय जांच हो और जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो। सारा मामला अलग जो भी हुआ, लेकिन एक ब्राह्मण की चोटी पकड़कर उसे खींचना, इसे तो कहीं से सही नहीं ठहरा जा सकता। अब मैंने यही बताया ना आपको कि वीडियो आपने भी देखी है, वीडियो मैंने भी देखी है, बहुत सारी वीडियो आ रही है उस घटना की। उसमें ये भी है कि जो ब्राह्मण हैं, बटुक हैं, जो उनके साथ हैं, उनके अनुयायी हैं, वो पुलिस के ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। तो यदि हाथापाई करने की पोजीशन में कोई गिरेबान पकड़ लेता है, किसी के हाथ में बाल आ जाते हैं, किसी के हाथ में, अब उनके बाल नहीं थे, चुटिया थी, चुटिया हाथ में आ गई होगी, मैं उसको कहीं भी किसी भी रूप से सही नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी देश में माहौल चल रहा है, लगातार जो नए संगठन हैं और कह ले पुराने भी संगठन हैं सवर्णों के, वो कह रहे हैं कि जो भाजपा कर रही है इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। ये भाजपा ये ना सोचे कि सवर्ण उसके गुलाम है। देखिए, सारा का सारा विपक्ष का प्रोपेगेंडा नजर आता है मुझे, क्योंकि राहुल गांधी जिस जैन से आंदोलन करवाने की बात करते हैं, जैन जेड कह सकते हैं आप उसे, जैन जी कह सकते हैं, और देशों में भी जिस तरीके के आंदोलन हुए हैं, उनके पीछे आप देखते हैं विदेशी शक्तियों का हाथ है। और इन सारी विदेशी शक्तियों के हाथ को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरा विपक्ष, भाई सभी जातियां सभी विपक्ष में है, सभी पक्ष में है, तो ये प्रोपेगेंडा है। आप विश्वास रखें, 10-15 दिन बीतने दीजिए, मुझे लगता है इस प्रोपेगेंडा की भी हवा निकल जाएगी। हवा निकल जाएगी। लेकिन अन्य जो विपक्षी संगठन है, सपा ने कह दिया हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, सवर्ण आ सकते हैं। बसपा कह रही है, मायावती सुप्रीमो कह रही है, ब्राह्मण किसी के बाटी चौका के भूखे नहीं है। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि भाजपा का देखो एक ही एजेंडा में जो हमेशा से नजर आया कि वो हिंदुत्व कार्ड खेलती है। अब इस हिंदुत्व के दुश्मन तो सारे हैं, चाहे वो आपके साउथ के बड़े बड़े नेता हों,
वो कह चुके हैं कि हमें हिंदुत्व को खत्म करना है, उन्हें हिंदी भाषा से नफरत है। इसके अलावा राहुल गांधी को भी हिंदुत्व से नफरत है, और अखिलेश का हिंदुत्व तो मेरी समझ में नहीं आया आज तक। तो ओवरऑल कहानी मेरी, मैं यही समझता हूँ कि इनको हिंदुत्व में सिर्फ और सिर्फ कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी आपके क्षेत्रवाद के आधार पर, इन्हें सिर्फ हिंदुओं को बांटना है। चलिए आखिरी सवाल है मेरा, ये यूजीसी एक्ट पर ही है। शोषितों वंचितों के लिए तो कानून बन गया, अगर किसी सवर्ण छात्र के साथ अगर बदसलूकी की जाती है, उसको जातिवाचक सूचक से संबोधित किया जाता है, तो उसके लिए क्या? फिर वो तो खाली हाथ है, उसके पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि तुरंत कार्रवाई हो। सवर्ण तो अपनी जाति पर घमंड करते हैं हमेशा से। जैसे मैं हूँ, मैं तो ओबीसी में आता हूँ, लेकिन मुझे कोई कह दे कि हाँ भाई जाट के, हाँ भाई चौधरी, तो मुझे तो बुरा नहीं लगता। और बाकी अब तो मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं परसों ही देख रहा था एक गाड़ी पे लिख रहा था कि वो महान जाटव, तो उन्होंने महान जाटव लिखना शुरू कर दिया। अभी चंद्रशेखर रावण भी शायद ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कहीं गए थे, वहाँ भी वो 4-5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे थे, उस पर भी ग्रेट जाटव लिखी हुई थी, शायद कुछ इस तरीके का देखने में आया था। तो अब जातियों पर लोग अपनी पे घमंड करते हैं, और ये जातियों के घमंड के चलते ये सारी बातें होती हैं। वरना सही मायने में पुराने जमाने में तो एक ही बात हुआ करती थी कि जाति तब देखी जाती थी जब अपने बेटे बेटी की शादी करनी होती थी, ठीक है ना, व्यवहार करना होता था, तब आदमी जाति देखता था। वरना आमतौर पर सभी जातियां सभी जातियों के साथ कार्य कर रही हैं। और मैं समझता हूँ आप बाजार में जाके देखें तो हर दुकान पे आपको 2-4 विभिन्न जातियों के लोग काम करते हुए मिल जाएंगे, और उनके बीच किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है। क्या जरूरत पड़ी है खिलाने? अब ये तो यूजीसी का कुछ सोच रही होगी, उनके पास अपने डाटा रहे होंगे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखा होगा कि स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसको देखते हुए यदि एक्ट लाए हैं तो एक्ट को आने दीजिए। यदि उसका कहीं कोई दुरुपयोग करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित उसमें संशोधन होगा। ऐसा तो नहीं है, कानून तो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा तो नहीं है कि एक्ट के आने से ही किसी का जीवन खराब हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मामले पर अपना फैसला भी सुनाया था, और एक वादी द्वारा जो SC/ST एक्ट प्रतिवादी पर लगाया गया था उसको रद्द भी किया, ये कहते हुए कि अगर झगड़े में गाली गलौच होती है तो उसको ये ना मान लिया जाए कि जाति सूचक शब्द आपसे कहे गए। मैं इन्हीं सुधारों की बात कर रहा हूँ कि ये सुधार समय समय पर होते रहते हैं। पहले एक समग्र व्यवस्था बनाई जाती है, फिर उस व्यवस्था में देखा जाता है दोष कहाँ रह गया। पहली बार में आप सोचें कि कोई भी आप काम कर देंगे और वो दोष रहित होगा, तो वो ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, सरकार में भी सब इंसान ही बैठे हुए हैं, सब कोई भगवान नहीं है। तो ओवरऑल बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े IAS PCS बैठ के इन चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं संशोधन की गुंजाइश होती है, संशोधन भी होते हैं। ये चलते चलते आखिरी सवाल, क्या सवर्णों के साथ उनका दुर्व्यवहार नहीं होता? क्या उनका कोई शोषण नहीं होता? नहीं होता है, किसका नहीं होता? सवर्णों का भी शोषण होता है, दलित का भी शोषण होता है, OBC का भी शोषण होता है, कभी शासन के द्वारा होता है, कभी प्रशासन के द्वारा होता है, कभी पुलिस को भी गलत सूचना मिल जाती है तो पुलिस के द्वारा भी शोषण हो जाता है, तो हो जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है कि कोई बुरा वक्त आया था, बुरा दौर आया था, तो बुरा समय झेलना पड़ा, लेकिन अंत भला तो सब भला वाली पोजीशन होती है। अंत भला तो सब भला, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, समय के साथ सुधार भी होते हैं। अब एक्ट आया है, विरोध लगातार हो रहा है, सवर्ण समाज कह रहा है कि एक तरीके से अकेला खड़ा हुआ खुद को पा रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि शोषितों वंचितों के लिए वो हर समय तैयार है, कटिबद्ध है, लेकिन सवर्ण समाज अपने आप को कहाँ देखे। सवर्ण समाज का कहना है कि इस तरीके से एक्ट आए तो हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालय भेजने से कैसे रोके, क्योंकि विश्वविद्यालय भेजना अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो सीधे में हमारे बच्चे जेल जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या इसमें कोई सुधार लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर पिटीशन दाखिल की गई है विष्णु शंकर जैन के द्वारा, लेकिन तारीख मिली है 2 महीने बाद की। विरोध लगातार है, क्या विरोध का असर सरकार पर कुछ पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज शर्मा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।